पुनः आपसे विद्यार्थियों को सेट टॉपिक के लेक्चर 4 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 3 की बातें करें हम लोग तो लेक्चर 3 में हम लोग स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स। उस टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया था सेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो वर्गीकरण का जो तरीका था वो 2 वे में किया गया था। इन फर्स्ट वे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स, इन द कॉन्सेप्ट इन दिस दैट अकॉर्डेंस क्या था हम लोग को, पहला था फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, पेयर सेट, सेट ऑफ सेट्स। ये सारी बातों को हम लोगों ने सीखा था, जाना था। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स की जो दूसरी ब्रांच थी अकॉर्डिंग टू कंपैरेबिलिटी, उसको आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। कंपैरेबिलिटी को हमने समझा ही दिया था पिछले लेक्चर पे। आज हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं और वो टॉपिक हम लोग का पहला है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स है ना। देखिए इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जो इक्विवेलेंट का जो वर्ड है उसको आप पहले भी सुने होंगे, ठीक है। और इसका हिंदी देखा जाए तो समतुल्य होता है। समतुल्य मतलब तुलना करने के योग्यता से समान। तुलना करने के योग्यता से समान। समझ में नहीं आया? देखते हैं समतुल्य क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है। एक सिंपल सी बात करें, हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैं ह्यूमन बीइंग को लिया हूं, कोई एक आदमी लिया हूं, और एक मैंने यहां पर कोई हाथी को लिया है, ठीक है। मैंने कोई एक हाथी को लिया है, इस प्रकार से कान है, ठीक है। ये जो आपका ह्यूमन बीइंग है, मैं क्या ये कह सकता हूं कि इसका नाक जो नोज होगा इसकी तुलना इसके नोज से कर सकता हूं? कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक जैसे नहीं हैं। इसकी लेग्स की तुलना इसके लेग से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि इसके हम टॉज देखेंगे तो इसमें टॉज कहां से मिलेंगे? नहीं ना मिलेगा। तो कैसे कंपेयर करेंगे जब समान है ही नहीं। जब इसके जो पार्टिकुलर बॉडी ही नहीं है तो कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे? आप देखें, बोलेंगे इसका जो टेल है, इसका टेल हम इसमें खोजेंगे तो कहां से मिलेगा? बंदर थोड़ी है भैया, आदमी है। बंदर का विकसित रूप है, आपको टेल नहीं मिलेगा। तो ये दोनों हम लोग कह सकते हैं कि नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल है ही नहीं, इसी को हम बोलते हैं नॉट इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट होने के लिए एक प्रकार की वस्तुओं का होना जरूरी है। तब देखें हम लोग क्या कहेंगे, अब जरा गौर करेंगे। यहां पर इक्विवेलेंट, मान लो कि मैं कोई एक आदमी लिया हूं, ठीक ना, और एक और को मैंने एक आदमी लिया हूं। हाँ, अब इन दोनों को तुलना कर सकते हैं कि ये जो ए पर्सन है, ए जो आदमी है, और बी है, ए जो है आशीष है, बी से बंटी है। हम बोलेंगे आशीष का जो हेड है वो बंटी के हेड के कंपेयर में एकदम छोटा है। हाँ, बंटी जो है इज टॉलर देन आशीष। ये बहुत सारी तुलनाएं कर सकते हैं हम लोग। इसका हैंड से कह सकते हैं, बोलेंगे इसका ये जो होगा गोरा होगा, काला होगा, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे हम लोग। तो कंपेरेबिलिटी है यहां पर। हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर 2 इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
टू इक्विवेलेंट ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब समतुल्यता है, समान तुल्य है। मतलब इस पेन की तुलना इस पेन से हम कर सकते हैं, लेकिन इस पेन की तुलना इस डस्टर से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक जैसे चीजें नहीं हैं। जैसे कि आदमी और हमने एलिफेंट्स, मैन और एलिफेंट्स की तुलना करना चाहा, वो बिल्कुल अन्याय था, वो तुलनात्मक नहीं था, इक्विवेलेंट नहीं था। तो आपको इक्विवेलेंट समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट क्या चीज होता है? जो एक जैसे चीजें होती है उसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं। मोबाइल चाहे नोकिया का हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे रियलमी का हो, चाहे रेडमी का हो, एलजी का हो, वगैरह वगैरह हो, लेकिन वहां पर वो इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जो तभी तो कहते हैं इसमें सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले, इसमें नहीं है, इसमें कैमरा इतना है, इसमें इतना है। हम लोग यही करते हैं। क्या कोई मोबाइल का कंपेयर लैपटॉप से कर लेते हैं? नहीं करते हैं, जबकि काम दोनों से लगभग लगभग सेम होता है कॉलिंग छोड़ के, लेकिन नहीं करते, क्योंकि वो दो असामान्य वस्तुएं हैं। और असामान्य वस्तुएं जो होती हैं कभी कंपेरेबिलिटी नहीं होती है, और जो कंपेरेबिलिटी नहीं हो, जिसको कंपेयर ना किया जा सके, उसको हम लोग इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट क्या होता है? दो कंपेयर, जिसको हम लोग कंपेयर कर सकें, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये तो हुआ सामान्य डेफिनेशन, लेकिन यदि सेट्स के हिसाब से देखा जाए तो इक्विवेलेंट सेट क्या होता है वो देखते हैं। मान लेते हैं हम, लेट कोई एक सेट मैंने लिया है AEIP, कोई भी एक सेट ले लिया गया है। हाँ, एक मैंने B लिया है कोई सेट, हाँ 1 2 3 4, ऐसे मैंने एक सेट लिया है। और एक और मैंने कोई सेट लिया है जिसका हम लोग देखेंगे कि AE1 to 9, इस प्रकार से। अब बताइए, ए जो सेट है इससे कार्डिनल नंबर कितनी है? कार्डिनल नंबर बतला चुके हैं आप लोग को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसको 100 कैसे करते? रिप्रेजेंट NA, मतलब सेट ए में टोटल जो एलिमेंट्स होंगे उसकी संख्या कितनी है? तो आप यहां देख रहे होंगे 4 है। हाँ, यहां पर यदि आपको पूछा जाए तो यहां पर क्या होगा? NB होगा, और यहां पर क्या होगा? 1 2 3 4 है। हाँ, और यहां पर देखेंगे, यहां पर NC की बात करें, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट C की बात करें, तो हैव टू 5, 2 3 4 है ना। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है कि यहां जो कार्डिनल नंबर जो है, एक ये दोनों ए आदमी है तो ये हाथी है, बड़ा है छोटा है, इसके कार्डिनल नंबर अलग अलग, लेंथ अलग अलग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर जो सेट ए और सेट बी है, इनकी एलिमेंट्स की संख्या बराबर है, इसीलिए इक्विवेलेंट सेट होगा, तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है एक कार्डिनल नंबर क्या है, वो अलग है, इसीलिए वो तुलनात्मक सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट नहीं है। इसका मतलब बोलेंगे, सिंस जरा गौर करेंगे, सिंस NA इक्वल टू NB, इसका मतलब जो एलिमेंट सेट ए में जितने एलिमेंट हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट, इसका A है, इसका 1 है, ये इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर है, ये न्यूमेरिकल का पहला लेटर है कि नहीं, तो पहला डिजिट है। तो हम लोग इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं, बोलेंगे इसका दूसरा क्या है, तो इसका दूसरा ये है, इसका तीसरा क्या है, तो इसका तीसरा, इसका चौथा क्या है, इसका चौथा है। और जब इसके कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे इसका पहला ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये है, इसका सेकंड एलिमेंट ये है, इसका सेकंड एलिमेंट ये है, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट 1 है, और इसका थर्ड एलिमेंट 3 है, इसका 4 एलिमेंट जो है सेट सी का वो 2 है, और बी का 4 है। अब बोलेंगे इसका जो 5 एलिमेंट ले यहाँ पर है, ये नहीं है, ना ना ना, हम कंपेयर तेरे से ना करेंगे, जो तेरे पास है मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए कि मैंने कि NA और NB दो बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। हम ये नहीं कह रहे कि एलिमेंट्स इक्वल है, एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। एलिमेंट्स इक्वल हो ना हो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट सेट्स। दूसरी बात जरा गौर करेंगे, बट आप देख रहे होंगे कि NA नॉट इक्वल टू NC और NB दिस इज नॉट आल्सो इक्वल टू NC।
देयरफॉर ये जो सी है ना ए के इक्विवेलेंट है और ना ही बी के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देयरफॉर सेट सी नॉट इक्विवेलेंट टू सेट ए और ए एंड सेट सी। ये जो है सेट बी, ये जो सेट सी आपको दिख रहा है ना आप ए के साथ तुलना कर सकते हैं ना बी के साथ तुलना कर सकते हैं, क्योंकि इसके एलिमेंट की संख्या ही बराबर अलग है, और जब अलग अलग है तो हाउ टू पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है। जैसा कि अब सवाल आता है कि बार बार हम लोग इतना कैसे लिखेंगे, सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, जमाना तो शॉर्टकट हो चुका है, तो इसके लिए आपको नोटेशन चाहिए। तो उसके लिए नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, देखिए ए इक्विवेलेंट टू बी, इस साइन को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, या तो फिर हम लोग कहते हैं ए इक्विवेलेंट टू बी, दिस इज द नोटेशन ऑफ इक्विवेलेंट सेट्स। ये दोनों नोटेशन है इक्विवेलेंट्स का। और जब बताओ जब इक्विवेलेंट नहीं है तो इतिहास गवाह है इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट तो इसमें काट दो तो नॉट इक्विवेलेंट, काली बिल्ली पास कर दो तो देखो क्या मिलेगा। तो हम लोग बोलेंगे ए इक्विवेलेंट टू सी 9, तो इसको काट देंगे नॉट इक्विवेलेंट, बी इक्विवेलेंट टू सी, गलत कहा हमने तो इसको हम लोग काट देंगे। इसका मतलब जो है दैट साइन इज साइन ऑफ इक्विवेलेंट एंड दैट साइन इज साइन ऑफ नॉट इक्विवेलेंट। इसमें आया। तो अब जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि जब वैसे दो या दो से अधिक सेट, मैंने एग्जाम्पल लिया है 2 ही, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यदि आपका ये 5 सेट सी में एलिमेंट सेम हो जाता तो ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। कम से कम जब कंपेरेबिलिटी है तो कंपेयर करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट्स का तो होना ही होना है, 2 सेट्स का होना ही होना है। अब ऐसा थोड़ी बोलें कि अपने खुद से हम खुद का कंपेयर करने लगेंगे, मेरा ये हाथ इसकी इस बराबर के बराबर है, नहीं है। तो कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 पर्सन्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने वही किया है, कंपेयर करने के लिए 2 लिया है, और एक कंट्राडिक्शन लाने के लिए, इसे विरोध लाने के लिए कि कब जब अलग अलग हो जाए तो हम लोग उस सेट को क्या बोलेंगे, तो मैंने एक इसको कंट्राडिक्शन लिया है। तो हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन से, इस एग्जाम्पल से पता चला कि जब 2 या 2 से अधिक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट जब अलग अलग होते हैं तो वैसे स्थिति में कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेम होते हैं तो कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इज इट क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन, क्या लिखेंगे देखेंगे, देखिए 2 or more sets, 2 or more sets having is said to be equivalent sets if they having या have भी लिख सकते हैं, having equal cardinal numbers। इसका समझ, इक्वल कार्डिनल नंबर्स मतलब छुपा छुपा के लिख दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, यही ना कार्डिनल नंबर है ना। इक्विवेलेंट सेट्स A and B are denoted by देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, A इक्विवेलेंट टू B, या तो फिर सेट A इक्विवेलेंट टू सेट B। ठीक ना, नोटेशन समझ आ गया। आई होप दैट कि आपको इक्विवेलेंट सेट समझ आएगा। इसके बाद आपका बच जाता है इक्वल सेट। देखिए इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्योंकि हमें 2 या 2 से अधिक लेना पड़ेगा। चलिए फिर से हम लोग इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले डेफिनेशन, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो क्या करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं। वो गलत है, क्योंकि पहले डेफिनेशन नहीं आया है, पहले एग्जाम्पल आया है, पहले सुविधाएं नहीं आई हैं।
पहले परेशानियां आई हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू ही डेफिनेशन का निर्माण होता है, और जब एग्जाम्पल आप समझ में आ जाएंगे तो डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरा ही लैंग्वेज लिखिए, आप कार्डिनल इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं इक्वल सेट्स क्या होता है। इक्वल सेट्स में हम लोग देखते हैं क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट मैंने कोई एक सेट ए लिया है, 1 2 3 ए लिया है, एक मैंने बी एक सेट लिया है, 1 2 ए 3 1 ऐसे मैंने लिया है। एक मैंने कोई सेट सी लिया है, 1 2 3 एक 1 लास्ट एलिमेंट 4 लिया मैंने, ठीक है। देखिए तो यहां पर हम लोग को पूछा जाए कि इसके कार्डिनल नंबर क्या है, देयरफॉर एन ए मेरा कितना है, तो आप बखूबी बता सकते हैं काउंट करके 1 2 3 4 4 है। यदि आपको पूछा जाए कि एन बी कितना है, तो आप बखूबी बता सकते हैं कि 4 है। यहां पूछा जाए कि एन सी कितना है, तो आप बोलेंगे कि 4 है। तो बताइए कि सबका जो है कार्डिनल नंबर जो है वो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ऑल आर इक्विवेलेंट सेट है कि नहीं, मतलब इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट है ना, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अब जरा गौर करेंगे, मैं ये देखना चाहता हूं कि ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, और सी में भी 4 एलिमेंट है, इक्विवेलेंट तो है। अब देखते हैं कि ए का पहला एलिमेंट क्या है, 1, इसमें कहीं पर 1 है, चलिए 1 मिल चुका है। इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, ए है, मतलब ये इक्विवेलेंट होने के साथ साथ, एक जैसे वस्तुओं होने के साथ साथ उसके सारी चीजें भी आपस में समान हैं, तो वो इक्विवेलेंट नहीं, वो इक्वल होंगे, वो इक्विवेलेंट नहीं इक्वल होंगे। क्योंकि पिछले क्लास में बता चुके हैं कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब व्यवस्थित करने का जो प्लेस है, उस प्लेस को चेंज कर सकते हैं, उसके सेट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां इसी को इधर उधर करके लिखा गया है ना, तो जब इधर उधर करके लिखा गया, फिर से इधर उधर को फिर से हम इधर उधर कर सकते हैं, तो फिर से हम लोग देख सकते हैं 1 यहां लिख सकते हैं, 2 यहां है, 3 यहां ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों कार्डिनल नंबर सेम होने के साथ साथ उसके अंदर के एलिमेंट भी बराबर हैं, इसलिए ए और बी जो सेट है वो क्या बोलेगा, बराबर है। अब इक्विवेलेंट नहीं बोलेगा, बोलने रिश्ता और गहरा हो चुका है। क्या पहले तो इक्विवेलेंट था, अब क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। कैसे इक्वल हुआ, क्योंकि उसके अंदर की जो एलिमेंट भी थी वो सेम हो गया। तो देखिए यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन ए नहीं है, एक एलिमेंट गड़बड़ हो गया। तो मत कहना कि वो बराबर होते होते बच गया, ये बराबर हो ही नहीं सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता है, ये बेचारा इक्विवेलेंट बन के रह गया, और ये दोनों क्या हो गया, इक्वल बन गया। बात समझ रहा ना। तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पर देखें कि कम इक्वल होने से पहले उसको इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, इक्वल होने से पहले उसको इक्वल होने से पहले उसको इक्विवेलेंट होना पड़ेगा, जैसे आपको 11th पढ़ने से पहले 10th पढ़ना पड़ा था। बात समझ रहा ना, क्योंकि आगे वो रिश्ता बढ़ता है। तो देखिए हम लोग क्या है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वैसी इक्विवेलेंट सेट, जैसे इक्विवेलेंट बोल दिए दिमाग में अच्छा, मतलब उसके अंदर का एलिमेंट बराबर होगा, सॉरी उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे बराबर होंगे। तो बोले 2 और मोर इक्विवेलेंट सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स, वो भी आपस में इक्वल कहलाएंगे। कब, जब देयर एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, उसके एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। बात समझ रहा ना। तो हम लोग कह सकते हैं, यहां पर देखेंगे हम लोग कह सकते हैं 2 और मोर इक्विवेलेंट, देखिए इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया है, मतलब कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए,
equivalent sets are said to be equal sets if their elements are also सेम। हाँ, कोई ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अपने से, टू और मोर सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ इट सेटिस्फाइंग टू कंडीशंस, कंडीशन 1 दे आर इक्विवेलेंट, कंडीशन देयर एलिमेंट्स आर आल्सो सेम, आल्सो इक्वल। तो डेफिनेशन लिखना आप पे है, लैंग्वेज क्या यूज करते हैं आप पे डिपेंड करता है, मेरा काम है समझाना, ठीक है। तब सवाल आता है कि यहां पर देख रहे हैं देयरफॉर बोलेंगे सिंस, देयरफॉर क्या मिला बताइए, सेट्स ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, और डिनोट कैसे करेंगे, सेट्स ए इक्वल टू बी, इस प्रकार से हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है ना। बट जरा आप ध्यान देंगे, सेट सी नॉट इक्वल टू सेट्स ए और बी, दैट इज ए जो है नॉट इक्वल टू सेट से है एंड जो बी है वो भी नॉट इक्वल टू सेट सी है, बस में है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि टू इक्वल सेट्स आर डिनोटेड बाई ए इक्वल टू बी, इक्वल जहां बात आए तो यही साइन है, तो हम लोग कहेंगे सेट इक्वल सेट्स टू इक्वल सेट्स ए एंड बी आर डिनोटेड बाई ए इक्वल टू बी, बात समझ। अब जरा गौर करेंगे, एक सवाल है कि यहां आपसे पूछें कि बिना इक्विवेलेंट सेट पढ़े हुए इक्वल आपको पढ़ाया जाए तो क्या होगा, अच्छे समझ में आएगा। इसका मतलब आपको इक्वल समझने के लिए इक्विवेलेंट जानना ही पड़ेगा, आपको इक्वल पढ़ने के लिए इक्विवेलेंट पढ़ना ही पड़ेगा, आपको 11th क्लास पढ़ने के लिए आपको 10th पढ़ना ही पड़ेगा। अब फिर से सवाल, जो आदमी 11th पढ़ रहा है वो 10th पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। लेकिन जो आदमी 10th पढ़ रहा है वो 11th पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, एकदम नहीं पढ़ा होगा। हो सकता है कि 11th पढ़ रहा होगा, एग्जाम नहीं दिया, फिर से तैयारी कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन हर बार जो 10th पढ़ रहा है क्या 11th पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। तो सिंपल सी बात हम लोग कह सकते हैं कि सारा का सारा इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वाला इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, यस और नो, यस। ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, बोले नो, इट मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम लोग इस बात को रिमार्क में लिख लेंगे, रिमार्क में ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान तो सब में देना है। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट but converse is not true, लेकिन जो इसका विपरीत है वो सत्य नहीं है। इज इट क्लियर? आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पहचान सकते हैं कि कौन इक्विवेलेंट है और कौन इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपको पूछा जाए क्या ये ए और बी इक्विवेलेंट है, तो है। बी और सी इक्विवेलेंट है। इक्वल कौन कौन है तो आप बता सकते हैं, ठीक ना। आप इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं दो इंपॉर्टेंट सैंपल हैं, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे।
बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जरा गौर करेंगे। सैम्बल, सैम्बल, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, देखिए ये वाला साइन है, सी लिख के बीच में लिख दीजिए, है ना। एंड नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, देखिए ये तो बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू, है ना। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। मान लें कि कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला गया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 या x4 इक्वल टू 0, तो आप इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, √4 हो जाएगा। और जब रूट लगा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा और ये माइनस भी हो जाएगा। इसका मतलब x का मुझे 2 वैल्यू मिला है। हाँ, इसी चीज को हम सेट के रूप में लिखेंगे। देखिए सेट के रूप में लिखेंगे, सेट के फॉर्म पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 और -2। इसका मतलब हो गया कि x का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो -2 होगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लिस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं, लिस्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्ट वैल्यू। जब ये करली ब्रैकेट लगे, इसका मतलब है किसी भी सॉल्यूशन, किसी भी पॉइंट को यदि हम लोग सेट के रूप में दर्शाते हैं तो क्या यूज करना पड़ता है, बिलोंग्स टू। क्या यूज करना पड़ता है, बिलोंग्स टू। तो जब बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, इसका मतलब उसके एक सॉल्यूशन होगा, उसका एक एलिमेंट होगा, होगा नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि x बिलोंग्स टू 2 हो गया। इसका मतलब जो है x का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या तो फिर 2 होगा। याद रखिएगा, यहाँ जब सेट के रूप में लिखते हैं तो डिसकंटिन्यूटी दर्शाता है कि 2 हो गया तो 2 और -2 के बीच में बहुत सारा है, 2.1 है, सॉरी -2.1.9 है, फिर -1.8 है, 0 है, 1.9 है, इस प्रकार से। तो वो सारे नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, आपको 2 और -2 ही मिलेगा। ये आपको पार्टिकुलर पॉइंट को दर्शाता है। तो आपको समझ में आ गया बिलोंग्स टू क्या होता है। तो सिंपल से हम लोग एक छोटा सा बात लेते हैं। हम लोग बिलोंग्स टू कहने का मतलब है कि 2 जो है एक एलिमेंट है x का, बात है ना। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है उसको हम लोग समझे देखते हैं। मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, ठीक ना। मैंने कोई एक एग्जाम्पल लिया है, 1 2 3 ABC। हाँ, आपको जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, पूछा जाएगा कि 1 बिलोंग्स टू सेट A। बिलोंग्स मतलब रहने वाला। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं, तो लिख सकता हूं आई बिलोंग्स फ्रॉम रामगढ़। हाँ, इस चीज को मैथ्स का मास्टर है तो क्या लिखेंगे, आई बिलोंग्स फ्रॉम रामगढ़, मैं रामगढ़ का रहने वाला हूं। आई नॉट बिलोंग्स फ्रॉम बिहार, आई एम नॉट बिलोंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। जबरदस्ती भी ना जाएंगे हम, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया कि ये बिलोंग्स लग जाता है, मतलब वहां का रहने वाला है, उस स्टेट का रहने वाला है, उस क्षेत्र का रहने वाला है। और जब नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग कहेंगे कि उसमें एलिमेंट नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग, इसी चीज को मैथ्स में क्या लिखेंगे देयरफॉर ये इक्वल टू हो जाएगा 1 बिलोंग्स टू सेट A। 1 बिलोंग्स टू सेट, इसको कोई कोई बोलता है 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, और इसको भी लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू A, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कोई कोई लोग इसको बिलोंग्स टू से यूज करता है और कोई कोई जो है इसको एलिमेंट के तौर पे यूज करता है। बस में आपको, तो ये एलिमेंट के तौर पे यूज होता है। दूसरा बात कि आप यहां पर देख रहे हैं कि मैं एक और लेता हूं, क्या 4 की बात करता हूं। 4 नॉट बिलोंग्स टू सेट A
इसी को गणित में क्या लिखेंगे, 4 जो है इसके अंदर है ये नहीं है, बिलोंग्स 9, नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बात समझ रहा है ना। दूसरा तो इसी चीज को बोल सकते हैं कि 4 नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो 4 नॉट बिलोंग्स टू ए। आप अलग अलग कर सकते हैं, भाषा भाषा का बात है, ठीक है, लैंग्वेज लैंग्वेज का बात है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। ये रिमार्क देखेंगे आप, 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है। हाँ, क्योंकि ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए। ये साइन नहीं होता, सेट का फॉर्म नहीं होता, तब ये सही था, लेकिन सेट का फॉर्म हो गया तो सही नहीं है। इसका मतलब बिलोंग्स टू इज यूज फॉर ओनली लाइंग द एलिमेंट्स। एलिमेंट का जो है एग्जिस्टेंस का जो दर्शाता है वो एलिमेंट्स का, सेट के लिए नहीं होता है। सेट के लिए क्या होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे टॉपिक में, सेट एंड सबसेट। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता है, फॉल्स है। बट 1 2 जो है ये बिलोंग्स टू सेट है, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूजन दूर रखना है, याद रखना है। रिमार्क 1 हो गया। दूसरा, बिलोंग्स एंड symbols belongs to and not belongs to are used only for elements not for set के लिए यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। जैसे देखेंगे यहाँ, फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। सेट ए के लिए, हाँ देखिए, 3 फिल इन द ब्लैंक्स सेट ए, 9 फिल इन द ब्लैंक्स सेट ए, fill in the blanks set A, 5 fill in the blanks set A, 2 fill in the blank set A। तो आप इसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे क्या क्या भराएगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, इंटरवल टॉपिक। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।